नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ संघर्ष आज 10वें दिन भी जारी है, जो लगातार गहराता जा रहा है। क्या है इस वक्त की वहां की सूरत हाल, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात 5 राज्यों के चुनावी घमासान की। चुनावी राज्यों में कैसा रहा प्रचार, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। होगी बात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फैसलों की कि क्रिकेट को अब ओलंपिक खेलों में शामिल करने का फैसला हो गया है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इजराइल हमास युद्ध का 10वां दिन, गजा में बढ़ा मानवीय संकट। प्रयासों और घोषणा के बाद भी नहीं खुला मिस्र बॉर्डर से लगता हुआ राफा क्रॉसिंग। फंसे हजारों नागरिक, नहीं पहुंची राहत सामग्री। इजराइल ने लेबनान सीमा पर एहतियातन खाली कराई 28 बस्तियां। हिजबुल्लाह को दी चेतावनी, गलती करने पर भुगतना होगा अंजाम। गजा पर इजराइल के हमले जारी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अमित शाह ने की चुनावी रैली। भूपेश बघेल पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा छत्तीसगढ़ को बना दिया कांग्रेस दरबार का एटीएम। राजस्थान के बारा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, लाल डायरी में दर्ज है कांग्रेस की फिर बनेगी सरकार। उदयपुर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कांग्रेस और करप्शन को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई। 30 अक्टूबर से होगी सुनवाई। राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित याचिका लंबे समय से थी लंबित। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में आरोपित सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर को किया बरी। साल 2006 नोएडा के निठारी में मिले थे बच्चों के नरकंकाल। निचली अदालत ने मामले में 2009 में दी थी फांसी की सजा। और 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट किया गया शामिल। साल 1900 के ओलंपिक में अंतिम बार क्रिकेट को मिली थी जगह। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को मिली जगह। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर, और पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। आज 10वें दिन भी इजराइल पर हमास के बीच हवाई हमले जारी हैं। आज 5 घंटे का मानवीय गलियारा खुलने का रास्ता बना था, लेकिन जमीन पर वो अमल नहीं हो सका। इस बीच जर्मनी के चांसलर कल इजराइल पहुंचेंगे, इस बात की खबर है। इसके अलावा बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायलियों को लेकर भी कई देश बात कर रहे हैं, लेकिन गहराते संकट के बीच ईरान की धमकी ने शंकाएं और बढ़ा दी हैं। क्या ये मामला और खिंचता नजर आएगा? इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक यरूशलेम से तकरीबन 70 लोगों को हिरासत में लिया है। रविवार रात से सोमवार सुबह के बीच इजरायली सैनिकों ने छापेमारी कर लोगों को हिरासत में लिया। वहीं उत्तरी इजराइल से लगते हुए लेबनान सीमा से इजराइल ने 28 गाँवों को भी खाली करा दिया है। इजरायली सेना ने चेतावनी दी है कि अगर हिजबुल्लाह कोई गलती करेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह को उकसाने के पीछे ईरान का हाथ बताया है। हिजबुल्लाह ने ईरानियों के इशारों पर गजा में कई हमले किए, जिसका उद्देश्य हमारे युद्ध प्रयासों से ध्यान भटकाना है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल संकट के लिए इतिहास में अमेरिका की गलत नीतियों को दोषी ठहराया। वहीं मौजूदा हमास इजराइल और हिजबुल्लाह इजराइल तनाव के पीछे ईरान का हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में ईरान के शामिल होने के आरोपों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। यह अमेरिका का इजराइल को दिए जाने वाले समर्थन से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है।
दूसरी ओर उत्तरी गजा की सीमा पर हमास और इजराइल के बीच ताजा हमलों की खबर है। सदरात की तरफ हमास ने कुछ रॉकेट दागे जिसे हवा में ही मार गिराया गया। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इसी सीमा पर खड़े इजरायली टैंक हमास के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सेना ने जानकारी दी है कि हमास के कब्जे में 199 इजरायली हैं और 291 सैनिक अभी तक मारे गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक नया वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है, जिसमें आतंकी बाड़ तोड़कर इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 291 सैनिकों के परिवारों की मौत हुई है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हमने 199 बंधकों के परिवारों को उनके बारे में सूचना दी है। बंधकों के मुद्दे पर संज्ञान लेना हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर हम उस प्रयास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इजराइल की चेतावनी के बाद गजा शहर से लोग पलायन कर दक्षिण में मिस्र की सीमा पर स्थित खान यूनिस की ओर जा रहे हैं। वहीं गजा में मलबे के नीचे हजारों लोगों के शव दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली हमले और गजा खाली करने की चेतावनी के बाद 10 लाख लोगों पर पलायन का संकट है। ये सभी दक्षिणी गजा खान यूनिस की ओर जा रहे हैं, लेकिन इजरायली लड़ाकू विमान वहां पर भी बमबारी कर रहे हैं। फिलहाल गजा के अस्पतालों में बिजली की किल्लत तो है ही, साथ ही घायलों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि दवाइयों और बेड का भी संकट खड़ा हो चुका है। इसके अलावा गजा के लोगों तक पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा है। वहीं मिस्र के साथ लगती हुई राफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा दिन भर जरूर हुई, लेकिन इसे खोला नहीं गया। इसके खुलने के बाद दोहरी नागरिकता वाले फिलिस्तीनी और गजा में फंसे हजारों विदेशी नागरिक बाहर निकल सकेंगे। साथ ही गजा तक आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाना आसान होगा। इजराइल से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इजराइल गजा के बीच जारी संघर्ष की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं डरावनी हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अश्कलोन शहर पर भी हमला किया था। डीडी न्यूज़ की टीम ने शहर की ज़मीनी हकीकत को लेकर एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ग्राउंड जीरो से यह खास रिपोर्ट। युद्ध की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, जहां इजराइल लगातार अपने टारगेट्स पे अटैक कर रहा है। गाजा में वहां सिविलियंस की भी उसमें मौतें हो रही हैं। फिगर्स करीब 3000 मौतों के आसपास पहुंच गए हैं। 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास भी लगातार इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करता जा रहा है। मैं इस वक्त एक छोटे सा शहर है एश्कलोन, जो गाजा के बॉर्डर के बहुत नजदीक है, वहां एक हॉस्पिटल में खड़ा हूं। मैं आपको ये मंजर दिखा पाऊं अगर कि किस तरह इनके रॉकेट अटैक्स में ये हॉस्पिटल पे में तबाही हुई है। इस तरह के करीब 50 रॉकेट्स पूरे इजराइल में हमास हर रोज दाग रहा है। ये खास करके ज्यादा प्रभावित जो एरियाज हैं वो बॉर्डर के पास हैं, इजराइल गाजा बॉर्डर के पास है, पर दूर जगहें जैसे टेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट राजधानी में, वो भी रॉकेट अटैक के फायर के अंडर आया है। हालांकि इजराइल की जो आयरन डोम सिस्टम है वो ज्यादातर रॉकेट्स को अब न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो रही है, पर ऐसे अटैक्स भी हो रहे हैं जहां बिल्डिंग्स को, जान माल को नुकसान हो रहा है। तो क्लियरली लड़ाई और युद्ध इस स्तर पर है जहां दोनों साइड्स ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हैं और सबसे बड़ा नुकसान सिविलियंस को हो रहा है। मैं इस वक्त गाजा पट्टी के बहुत नजदीक दक्षिण इजराइल में हूं। ये जो आप मेरे पीछे समुद्र देख रहे हैं, ये ईस्ट मेडिटेरेनियन सी है। इसी के रास्ते पिछले सैटरडे को, शनिवार को, हमास के जो मिलिटेंट्स थे वो लैंड के रास्ते आए, सी के रास्ते आए, अपनी बोट्स पर आए और यहां पर आकर इन्होंने जो तबाही मचाई और जो अटैक्स किए वो हम सब जानते हैं। और अभी भी इजरायली फोर्सेस ने इस सी को कंप्लीटली, आप देख सकते हैं कोई यहां नहीं है, उन लोगों को हटा दिया गया है और इस पूरे जो कोस्ट लाइन है इस पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायली नेवी लगातार पीछे बोट से इसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको आशंका है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं
वो दोबारा अटैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, खास करके जब तक ये युद्ध चल रहा है। और पहले यहां पर लोग अक्सर पार्टी करते थे, इस बीच पर वॉक करने के लिए आते थे, सैर करने के लिए आते थे, पर अब ये जगह बिल्कुल खाली करवा ली गई है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, एश्कलॉन, इजराइल। तो आपने देखी हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह की खास जमीनी रिपोर्ट और किस तरीके के इजराइल हमास के संघर्ष के 10वें दिन में आज बात पहुंच गई। इस पर हम बुलेटिन के अगले हिस्से में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद अब खबर राजनीति से जुड़ी हुई। कर्नाटक की कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर वॉर शुरू किया है। बेंगलुरु में आयकर छापे में एक ठेकेदार से 42 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बेहिसाब नकदी बरामदगी के बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर एटीएम सरकार होने का आरोप लगाया है। अमित शाह, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने कर्नाटक की राज्य सरकार पर 5 राज्यों जहां चुनाव हो रहा है वहां के लिए भ्रष्टाचार से पैसे कमाकर भेजने की बात कही है, तो कर्नाटक की जनता के हक को मारने का भी आरोप लगाया है। बंगलुरु में हाल ही में आयकर छापे में एक ठेकेदार से 42 करोड़ रुपए समेत 100 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी की बरामदगी के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि ये पैसा कांग्रेस से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप आधारहीन है। राज्य भाजपा इकाई ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विभिन्न जिला और तालुका मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये कर्नाटक का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सरकार ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और आगामी चुनाव के लिए पैसा जुटाने का एटीएम बना दिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं से क्या पूछें, हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। हाँ, जरूर कुछ बोलेंगे, क्योंकि 50 करोड़ रुपया अगर कैश सीज होता है तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं
कि जो राहुल गांधी रोज सवाल पूछते हैं और प्रियंका गांधी हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा से कृपया अपना मुंह खोलेंगे इस मामले पर, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की चेन बना दी है वो दिल्ली के कांग्रेस दरबार तक जाती है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। भाजपा ने एक पोस्टर अभियान सीएम कलेक्शन मास्टर और एटीएम सरकार भी लॉन्च किया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य कांग्रेस पर 5 राज्यों में चुनावों के लिए धन इकट्ठा करने का दबाव है और अन्य पोस्टर में कहा गया है कि कर्नाटक में एटीएम सरकार 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए धन लूट रही है। बंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेंगलुरु में जिस ठेकेदार के पास में पैसा मिला था अवैध रूप से, वो 42 करोड़ रुपए था शुरुआत में, लेकिन अब उसकी गिनती जारी है और जो भी जानकारी है वो लगभग 90 करोड़ से ज़्यादा नकदी अवैध रूप से जब्त की गई है और शायद ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। बात अब चुनाव से जुड़ी खबर की करते हैं। 5 राज्यों का चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है। तमाम दलों के बड़े नेताओं ने रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से प्रचार को धार देना शुरू कर दिया है। तो नामांकन का काम भी शुरू हो चुका है। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे तो जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में थे। राहुल गांधी मिजोरम में प्रचार करने पहुंचे तो तेलंगाना में भी प्रचार जोर पकड़ता दिखाई पड़ रहा है। कैसा रहा आज का चुनावी राज्यों में सियासी दिन, देखिए इस खास रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प महासभा में भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम लगाया। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर भी हमले किए। इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर नामांकन जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने सोमवार को राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन भरा। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस भी प्रचार अभियान में जी जान से जुटी हुई है। कांग्रेस नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मतदान की तारीखों में बदलाव की मांग कर डाली है। 7 तारीख को पहले दौर का चुनाव होना है, तो इन 20 सीटों में समय बहुत कम चुनाव आयोग ने दिया है। उस नाते चुनाव आयोग को ये सब ध्यान में रख के डेट तय करना चाहिए और हम लोग मानते हैं कि शायद उन्हें ध्यान में रखा हो, उनको ध्यान में रख के ये डेट तय कर। वहीं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उदयपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद गहलोत सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और भ्रष्ट तंत्र को लेकर उन्होंने जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 12 में जनजागरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 18 अक्टूबर को राज्य के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इसके अलावा भाजपा पर सिंचाई परियोजना लटकाने के भी आरोप लगाए। उधर नहर मुद्दे को लेकर भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिया। उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। पिछले 5 साल से जिस सरकार के पास जिम्मेदारी थी, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के पास जो जिम्मेदारी थी, ये कनाल का प्रोजेक्ट तो उसी समय तैयार हो गया था। डीपीआर भी बन गई थी, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया था। केंद्र और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी तय हो गया था। लेकिन 5 साल तक ये उसके ऊपर बैठे रहे क्योंकि इनको राजनीति करनी थी, इनको ये पैसा नहीं खर्च करना था, इनको ये काम ही नहीं करवाना था। उधर तेलंगाना के करीमनगर में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। उन्होंने तेलंगाना सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। केसीआर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया है आपको?
तेलंगाना की राज्य की जनता ने लगातार आपको 2 बार आपकी सरकार बनाई है, 9 वर्ष का समय गुजर गया है। क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है? तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लाल सावता को आइजोल पश्चिम 3 से मैदान में उतारा गया है। राज्य में 7 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजधानी आइजोल में चांदमारी से राजभवन तक पदयात्रा की। एक चुनावी सभा में उन्होंने भाजपा सहित मिजोरम की सत्ताधारी MNF सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। Some months ago, I walked across India from Kanyakumari to Kashmir, and we walked for almost 4,000 kilometers. Today we walked 2 kilometers, but the message I wanted to give was the same as the one I gave when I walked across India. मिजोरम में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वहीं सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लालरिनलियाना सेलो और विधानसभा स्पीकर ने पद और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि 70 वर्षों से देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को क्यों नहीं पास करवाया था। जिस राजनीतिक दल ने 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया और महिला आरक्षण बिल कभी मंजूर ना करवाया हो और वहां पे भी गुमराह किया। 10 साल इनकी सत्ता रही, 2004 से 14 तक। सांप सूंघ गया था क्या? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया और बताया भी कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, कैसे सेंसस होगा और इसको लागू किया जाएगा। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो इजराइल के मसले को लेकर करेंगे मेहमानों से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात इजराइल और हमास के संघर्ष को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। इजराइल हमास संघर्ष गहराता संकट, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं और लगातार संकट गहराता जा रहा है और अपने आप में स्थितियां सही हों, सही दिशा में जाएं, इसका एक जवाब मिलता नहीं दिख रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी, पूर्व DG रहे इन्फेंट्री के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल सर यही, क्योंकि 10 दिन हो गए और कहीं से भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और लगातार चीजें एस्केलेट होती ही दिखाई पड़ रही हैं। एक 5 घंटे के गलियारे को लेकर भी एक बात बनती नजर आ रही थी, लेकिन आज वो भी जमीन पे हो नहीं पाया। तो क्या कुछ आगे बढ़ते हुए किस तरीके से आप इस पूरे युद्ध को देख रहे हैं?
धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काउंटर ऑफेंसिव और इजराइल का गया और हमास ने जो कार्रवाई की, जो बहुत ही दर्दनाक शर्मनाक, ऐसे कार्रवाई अमूमन कोई करता नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने किया, जिस प्रकार से इजराइल ने काउंटर ऑफेंसिव डाला और जिस प्रकार से गए, मुझे लगता है पिछले 10 दिन से लगातार इजराइल कह रहा है नॉर्थ गाजा को खाली करो, नॉर्थ गाजा को खाली करो। अपने टैंकों का उस पर भरमार लगा रखा है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, अपना एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, F-15, F-16, F-35, ड्रोन, आर्टिलरी से वो दबा करके गाजा पट्टी में फायर कर रहा है। और जिस प्रकार से गाजा का जो हाल है आज, बहुत बुरा हाल है। लेकिन जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो जाने में अभी तक थोड़ी सी देर है। बार बार वो समय जरूर दे रहा है इजराइल, ये 5 घंटे में खाली करो जाओ, लेकिन जो रफा है, वो जो चेक पॉइंट है, वहां से इजिप्ट किसी को आने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर इजराइल कम से कम गाजा पट्टी में खाने पीने का जो सामग्री है वो जाने दे। इजराइल का ये मानना है कि खाना पीना और जो बिजली है, पानी है, ईंधन है, उसको वो जाने नहीं देंगे। ऐसी हालात में अब हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ भी लेबनान के वहां फ्रंट खुल गया है। ईरान भी बार बार धमकी दे रहा है कि अगर आप गाजा पट्टी में जाएंगे तो जो युद्ध का दायरा है वो बढ़ जाएगा। अमेरिका जो है उसके जो पोत है, चाहे वो आइजनहावर है, चाहे गेरल्ड है, वो भी मेडिटेरियन सी में आ गए हैं। यूके का भी कैरियर पोर्ट उधर पहुंच गया है। तो ये सब को देखते हुए लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है इजराइल के ऊपर भी और हमास के ऊपर भी, कि आप जो कम से कम जो होस्टेजेस हैं, चाहे 100 हैं, 150 होस्टेजेस हैं, उनको अगर वो वापस तुरंत कर देते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हद तक समस्या जो है वो हल हो सकती है। क्योंकि हमास जो है उसने तकरीबन तौलिया, मैं कहूंगा कि डाल दिया है। उसको मालूम है कि अब बहुत भारी नुकसान हुआ है। और चाहे सुरंगे जो हैं, जो गाजा में जो सुरंगे हैं, सर मैं आऊंगा इस सुरंग वाले मसले पे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हमारे साथ में दूसरे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, अरविंद गुप्ता जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक और पूर्व डिप्टी NSA रहे। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जहां एक तरीके से टैक्टिकल प्रेशर तो दिखाई पड़ रहा है, लगातार कोशिश हो रही है, इजराइल भी लगातार लगा हुआ है, हमास की ओर से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन अरब वर्ल्ड की ओर से या कहा जाए अमेरिका की ओर से भी लगातार बयान भी आ रहे हैं और अपनी तरफ से बातें भी रखी जा रही है। आपको हलचल जो हो रही है किस तरफ जाती दिखाई पड़ रही है? क्या ये एक सुलह के रास्ता की ओर कहीं आगे बढ़ सकता है? लेकिन क्या ये बात इतनी बिगड़ गई है कि अब एक लंबा एक संघर्ष कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? इसमें एक खतरा है कि ये संघर्ष व्यापक बन सकता है। इस समय ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स वो भी तैयार हो रहे हैं। ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो भी काफ़ी हार्डलाइन हैं। और इजराइल की तरफ से तो ये बार बार स्टेटमेंट्स आए हैं कि हमास को जड़ मूल से ख़त्म करना है। और ब्लिंकन साहब एक टूर कर चुके हैं और अब दूसरे टूर की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद प्रेसिडेंट बाइडेन भी इजराइल जाने की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। और उधर कई विश्व के नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ईरानियन और सऊदीज की भी बात हुई है, टर्किश और ईरानियन की भी बात हुई है। तो इस प्रकार से अभी मसला जो है वो बहुत पेचीदा है और इसका कोई आसान हल नजर नहीं आता। और इस युद्ध का एक व्यापक रूप लेना और रूप में बदल जाना, ये लगता है कि एक बड़ी संभावना है इसे। जी जनरल कुलकर्णी, किस तरह से आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे सुरंगों का, क्योंकि उस पूरे इलाके में एक तरीके से सुरंगों का जाल है, इस बात को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं, क्या यही एक बड़ी चुनौती होगी जब इजराइल जमीनी लड़ाई को लेकर जो एक तैयार नजर आ रहा है, अगर वो आगे बढ़ेगा, उन सब चीजों से कैसे निपटेगा? तो क्या ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर इजराइल के लिए होगा? बहुत बड़ी चुनौती है अरविंद जी, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कितना भी हो जाए, 22 लाख की आबादी है गाजा की, जिसमें से कहते हैं कि 9 लाख पलायन कर चुके हैं। नॉर्थ गाजा को काफी लोगों ने खाली कर दिया है। लेकिन कितने भी कहे, अगर 1.5-2 लाख भी अगर इन सुरंगों के अंदर हैं
अगर हैं और सुरंगें जो हैं इसका तकरीबन 500 किलोमीटर का टोटल स्प्रेड आउट है। अगर आप समझे कि अगर मैं बताऊं तो दिल्ली जो मेट्रो है वो भी 400 किलोमीटर नहीं है और इस सुरंगें जो है गाजा के नीचे वही 500 किलोमीटर है और गाजा जो है वो दिल्ली से 1/4 है और तब भी आप देख सकते हैं कि 1/4 दिल्ली का और अपने दिल्ली मेट्रो से भी ज्यादा सुरंगें अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं गाजा के जो मेट्रो है अंदर जो सुरंगें हैं वो बहुत खतरनाक है। और ये काफी सालों से, क्योंकि 2006 से लगातार गाजा पट्टी में हमास का एक तरीके से दबदबा है, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं किए तो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो दोनों का जो है और जितने भी फंडिंग हुआ है अभी तक ये सारा का सारा हमास ने इस्तेमाल किया है अपने अंडरग्राउंड टनल्स को, उन्हें मालूम था। और इसी वक्त में आप देखें कि हिजबुल्लाह जो है, जिस वक्त हिजबुल्लाह के साथ 2006 में मुठभेड़ हुई थी इजराइल की और हिजबुल्लाह की, जिसपे तकरीबन उनके भी 1000 से भी ज्यादा मारे गए और इजराइल के भी 34 से सैनिक मारे गए, जिसको उन्होंने 2 सैनिकों को किडनैप किया उसके बाद जो हरकत की, तो उसमें भी हिजबुल्लाह भी 2006 से आज तक काफी हद तक उसने भी अपने मिसाइल फोर्स, अपनी मिलिट्री फोर्स बढ़ा ली है। तो दोनों तरफ से अब इजराइल के ऊपर प्रेशर है, लेबनान की तरफ से भी और यहाँ पे हमास की तरफ से भी, और दोनों को जो फंडिंग है वो ईरान कर रहा है और ईरान भी इनकी मदद कर रहा है। तो ऐसे इसमें मुझे लगता है कि विश्व का प्रेशर होगा इजराइल के ऊपर भी और बाकियों के ऊपर भी, ये जो लड़ाई है वहीं तक सीमित रहे, कि ऐसा ना हो जाए कि इसका दायरा इतना ज्यादा हो जाए यूक्रेन और रूस और इधर इजराइल और बाकी अरब देश, क्योंकि अरब देश भी बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि ये दायरा बढ़ना नहीं चाहिए, इसको लेकर विश्व के तमाम मुल्क चिंतित नजर आ रहे हैं। अरविंद गुप्ता जी, आपने भी कहा ये बहुत पेचीदा है, आसान नहीं है, सरल नहीं है इसको तरीके से सुलझाने को लेकर, लेकिन युद्ध कितना भी लड़ दिया जाए समाधान बातचीत से ही निकलता है। तमाम जो डिप्लोमेटिक चैनल से जो बातचीत हो रही है, किस प्रकार से इसको एस्केलेट ना होने दिया जाए, इसका विस्तार ना होने पाए, और क्योंकि अरब वर्ल्ड से भी दोनों प्रकार के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, कम आवाज ही सही लेकिन हमास के विरुद्ध भी सुनाई पड़ रहा है कि साहब इस प्रकार का जो कृत्य किया वो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि शायद इस प्रकार की गुंजाइश बनने की एक संभावना भी पैरेलल तरीके से चल रही है? देखिए, उसमें अभी व्यापक सॉल्यूशन की तो बात अभी नहीं हो रही है। अभी तो सिंपल सी बात है कि किसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो गाजा में बना है और किस प्रकार से हॉस्टेजेस जो पकड़े गए हैं उनको छुड़ाया जाए, और किस प्रकार से इजराइल का जो एक पॉसिबिलिटी है कि एक उनका गाजा में उनके टैंक्स और उनकी आर्टिलरी जाए, उसको गाजा का इन्वेजन करे, लैंड इन्वेजन, वो रुकवाया जाए। तो इस तरह के मुद्दे इस समय हैं। इसमें अमेरिका के भी कुछ हॉस्टेजेस वहाँ फंसे हुए हैं और अमेरिका भी एक सिग्नल भेज रहा है अपने युद्ध पोतों को वहाँ भेज के, एक ईरान की तरफ एक सिग्नल भेज रहा है कि भाई आप इस युद्ध में ना कूदें। तो इस समय तो सिर्फ एक तरह के आप समझिए दाव पे चल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूशन, व्यापक सॉल्यूशन जो कि पैलेस्टाइन के मुद्दे को हल कर पाए, जो कि इसका एक स्थायी समाधान ढूंढे, उसकी तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो एक सिंपल सीज फायर भी लाना जो है एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जनक कुलकर्णी, आपको लगता है कि जो सबसे बड़े चैलेंज है या जो कहा जाए जो तात्कालिक समस्या है, उसमें एक समस्या ये भी है कि लगभग 199 जो बंधक हैं हमास के पास में, उनके कैसे वापस लिया जाए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर क्या आप रणनीति देख रहे हैं यहाँ पर इजराइल की ओर से? क्योंकि हमास के बड़े बड़े 6 कमांडर्स कम से कम मार दिए और बहुत सिलेक्टिव तरीके से ऐसी जगहों पर हमला किया जा रहा है जहां पे उनके बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से एसेट्स वगैरह हुआ करते। तो आपको लगता है कि वो एक रणनीति क्या है और बंधकों को लेकर किस प्रकार की रणनीति होगी? बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, मैं कहूंगा कि इस बार इजराइल नहीं चाहता है कि होस्टेज जो है वो वीक कर देगा या कमजोर कर देगा, तो होस्टेज के बारे में वो नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं किसी प्रकार से, लेकिन वो दबदबा बनाना चाहते हैं और हमास को बिल्कुल खात्मा करना चाहते हैं। खात्मा करना इतना आसान तो है नहीं, हॉस्टेजेस जो है वो उसके बारे में नेगोशिएट करेंगे तो हमास का जो पलड़ा है वो भारी होने का खतरा है। तो इसको देखते हुए जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से गाजा पट्टी को बिल्कुल उसका अस्त ध्वस्त करके उन्होंने पूरा, मतलब मैं कहूंगा कि सारा का सारा हालत खराब कर दी है। हमास के जो लोग हैं उनके काफी कमांडर मारे जा चुके हैं। अब
हमास के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उनके जो महमूद अब्बास है, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति हैं, वो भी ये बार बार कह रहे हैं कि हमास फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद वो साफ शब्दों में ना बोले, पर ये जरूर कह रहे हैं कि उनके बीच में भी फूट नजर आ रही है। ये जो है ये फिलिस्तीनियों को एक रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ऐसे इसमें हमास के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। आप देखिए गाजा पट्टी के आप पूरे इर्द गिर्द 1 लाख सैनिक, उसके साथ इतने सारे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बाकी गाड़ियां जो लगी हुई हैं, वो भी दबाव डाल रहा है। लगातार अपना फाइटर एयरक्राफ्ट से जिस प्रकार से शेलिंग हो रहा है, आर्टिलरी का शेलिंग हो रहा है, जिस प्रकार से ड्रोन से शेलिंग हो रहा है, उनके कमांडर मारे जा रहे हैं, तो हमास के ऊपर दबाव तो है। अगर हमास अपने आप सरेंडर करता है और 150 या जो भी 200 उसके हॉस्टेजेस है इजराइल को वापस करता है, मुझे लगता है युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा अगर वो कार्रवाई होती है। अगर ये सोच करके हमास लगा हुआ है कि हम तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम तो इजराइल अस्तित्व नहीं रखेंगे, और इजराइल ये कहेगा कि हम हमास का अस्तित्व समाप्त करके छोड़ेंगे, तो ये दोनों जो स्टैंड है मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमास को खत्म करना एक तो सोच है और दूसरा लोग है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो भी पिछले 16 साल से गाजा पट्टी में अपना रूल कर रहा है, तो दोनों के लिए मुश्किल है। हमास अभी प्रेशर में है। जी अरविंद जी, आपको लगता है कि हमास और फलस्तीन एक ही नहीं है या पूरी तरह एक नहीं है? इस बात को समझने की जरूरत है। इस पूरे युद्ध को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, वो भी समझने की जरूरत है। और इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से एक अरब वर्ल्ड के कुछ देशों के साथ में इजराइल की बढ़ती एक पीस टॉक्स के साथ आगे बढ़ना, या फिर G20 के समय एक पूरे कॉरिडोर के बनने को लेकर जो बात चली थी, इन तमाम चीज़ों की बातें हो रही है। आपको लगता है कि टाइमिंग हो, या फिर इसको एक धर्म के साथ जोड़ने का मसला हो, या फिर हमास को ही फलस्तीन और फलस्तीन को ही हमास समझना, इसके बीच के अंतर को भी समझना होगा? मुझे लगता है कि ये आपने जो 3 फैक्टर्स बताए वो सब ठीक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमास की एक सोची समझी चाल थी। वो तो चाहते थे कि इजराइल को प्रोवोक किया जाए और इजराइल को ओवर रिएक्शन में प्रोवोक किया जाए, और वो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अब पैलेस्टाइन का मुद्दा एक बार फिर सेंटर स्टेज में आ गया है। जो ईरान और सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन हुई पहले, उसके बाद सऊदी अरेबिया और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी, उससे कुछ साल पहले अब्राहम एकॉर्ड्स की बात हुई। इन सब में कहीं पैलेस्टाइन का मुद्दा जो था वो एक हाशी पे जा रहा था जी। तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमास ने ये एक टाइमिंग इस्तेमाल किया, और हमास के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा वो ओवर रिएक्शन इजराइल का होगा, उतनी ज्यादा सिंपैथी पैलेस्टाइन कॉज के लिए होगी। और अरब मुल्क जो है, आप देखिए अब सब जो पहले पैलेस्टाइन को भूल चुके थे, अब वो पैलेस्टाइन की बात करने लगे। बिल्कुल, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस मसले को लेकर दुनिया शायद भूल सी चुकी थी, वो एक तरीके से सेंटर स्टेज में आ गया। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल कुलकर्णी आपका जुड़ने के लिए, अरविंद गुप्ता जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको न्यूज नाइट में रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी,
स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अब खबर महंगाई से जुड़ी हुई। खुदरा के बाद अब थोक महंगाई दर में कमी से भी त्योहारों के पहले आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक महंगाई दर सालाना आधार पर सितंबर में घटकर ऋणात्मक 0.26% पर आ गई है। लगातार छठे महीने थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में यह -0.52% पर पहुंच गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक सितंबर महीने में मुख्य रूप से पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में रासायनिक तथा रासायनिक उत्पादों, खनिज तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट की वजह से थोक महंगाई कम हुई है। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई सितंबर में घटकर 3.35% हो गई है, जबकि अगस्त में यह 10.60% थी। ईंधन एवं बिजली खंड की महंगाई सितंबर में 0 से 3.35% नीचे रही, जो अगस्त में -6.03% थी। इसी तरह विनिर्मित उत्पादों की महंगाई सितंबर में 0 से 1.34% नीचे रही, जबकि अगस्त में यह 0 से 2.37% नीचे दर्ज की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दी गई है। गौरतलब है कि निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा है। 30 अक्टूबर से कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के सोर्स का पता नहीं चलता है। यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के घर छापे मारे हैं। ईडी ने कुछ दिन पहले सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने नगर निगम में ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों की भी तलाशी ली है। ईडी द्वारा आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ताकि महादेव सट्टा ऑनलाइन के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के तार खंगाले जा सके। वियतनाम की यात्रा के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के प्रधानमंत्री पाम मिन चिन से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी को बढ़ावा देने के विषयों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने वियतनाम के विदेशी मामलों के आयोग के अध्यक्ष ले हो ट्रंग से मुलाकात की। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने वियतनाम की रणनीतिक अकादमी को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत विषय पर संबोधित किया। विदेश मंत्री ने हनोई में अपने समकक्ष
बोई थान सोह के साथ भी 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का भी अनावरण किया। टिकट कलारी पयट्टू और वोवी नाम को दर्शाने वाले खेल के प्रति साझा संबंधों को दर्शाते हुए हैं। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक, सामाजिक और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री मंगलवार को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोडमैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। वहीं 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से टूना टेकरा टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। ये टर्मिनल भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे IMEEC के माध्यम से भारतीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में उभरेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 300 से अधिक समझौते ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और अब बात मेरी माटी मेरे देश की से जुड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन कर घर घर से मिट्टी एकत्र की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे राष्ट्र को देश प्रेम की भावना से जोड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन किया गया। जिले के नादौन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर समेत काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अमृत कलश में अमृत वाटिका के लिए घर घर से मिट्टी एकत्र की गई, देशभक्ति के नारे लगाए गए। भाजपा के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान से देश के युवाओं को काफी प्रेरणा मिल रही है। 30 अक्टूबर को देश भर से 75,000 से ज्यादा युवा आएंगे। 7500 से ज्यादा ब्लॉकों से एवं शहरी क्षेत्रों के वार्ड से अमृत कलश यात्रा जो निकली है, उनकी मिट्टी को एकत्र करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे और उसी दिन
अमृत वाटिका वहाँ पर बनाई जाएगी जो इंडिया गेट पे बनेगी, और आज़ादी का अमृत मेमोरियल ये भी वहाँ पे बनेगा ताकि देश के युवाओं को भविष्य के लिए प्रेरणा मिल सके और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाया है और आज कोई अगर सेना पर प्रहार करता है तो उसे दोगुना जवाब दिया जाता है। मेरी माटी मेरा देश एक अभियान न होकर अब एक आंदोलन बन चुका है जिसमें पूरे देश के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और देश के वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। ईसाई मिशनरियों द्वारा चेन्नई बलाई का नाम बदलकर येसु मलाई या कलवारी बलाई करने की मांग करने वाले भाषणों और प्रयासों के बाद हिंदू और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा चेन्नई बलाई को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। विरोध का कारण दरअसल ये है कि चेन्नई मलाई इरोड और कोयम्बटूर के बीच स्थित है। इसे देवनागरी में सिरागिरी और चेन्नैयागिरी और तमिल में चेन्नई बलाई के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी अपने आधार पर स्थित शहर को अपना नाम देती है। इस पहाड़ी को सिगेरागिरी, पुष्पागिरी और सिरागिरी के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से भगवान मुरुगन की स्तुति करने वाला श्रद्धेय भजन कंडा षष्ठी कवचम का मंचन पहली बार इस मंदिर में श्री बाला देवराज स्वामीगल द्वारा किया गया था। कथकोडिक्कल में 17 सितंबर को जॉन पीटर के आवास पर एक ईसाई प्रार्थना सभा हुई। इस प्रार्थना सभा के बाद वहां तनाव फैल गया था। और खबर ओलंपिक से जुड़ी हुई। लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। क्रिकेट सहित 5 खेलों को लॉस एंजल्स में शामिल करने की सिफारिश मान ली गई है। यह फैसला मुंबई में IOC सत्र में लिया गया है। इस सत्र में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को शामिल किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल क्रिकेट अब ओलंपिक में भी फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार है। क्रिकेट को 128 साल बाद ओलंपिक में शामिल किए जाने के फैसले पर मोहर लग गई है। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। ये फैसला मुंबई में हुए IOC सत्र में लिया गया है। 28 to Australia and 32. Australia can't get rid of it. They're a cricket crazy country too. So hopefully with a couple different back-to-backs, it's something that will keep it not just as an inclusion and a temporary thing, but a permanent fixture of the future of the Olympics. क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ था, यानी 128 साल बाद क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी हो रही है। Yeah, well, it's been a long journey, but it's hugely exciting. Great day for the sport today, and it's really appropriate to have the sport ratified here in Mumbai, right in the middle of our marquee Cricket World Cup. So, yeah, very, very exciting. IOC की सदस्य नीता अंबानी ने भी क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने पर खुशी जताई। I'm a proud Indian to host this 141st session in India after 40 years. And what can I say about cricket? It's a historic decision to have cricket in the Olympic Games. There's always deliberations, discussions, positives, negatives that go with every discussion. But eventually, it's after 2 years, I think, the day has come where cricket has become an Olympic sport. IOC के कार्यकारी बोर्ड के अधिकारियों की बैठक में क्रिकेट समेत 5 खेलों को शामिल करने के फैसले पर मोहर लगाई गई। इनमें क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस शामिल हैं। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को महिला और पुरुष वर्ग में T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है। हाल ही में चीन में हुए एशियाई खेलों में भी क्रिकेट को शामिल किया गया था। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। शिशिर शैलार की रिपोर्ट, DD न्यूज़, मुंबई। तो इस खबर के साथ फिलहाल न्यूज़ नाइट में इतना, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास सैकड़ों शिक्षकों ने धरना दिया। इन 500 सर्व शिक्षा अभियान शिक्षकों को एमसीडी ने हटा दिया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने बहाली की मांग की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने राम मंदिर और हिंदू महासभा को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक नाटक बताया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिना नहीं बल्कि हिंदू महासभा के कारण हुआ था। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई की एन मन एन मक्कल पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुपुर में हिस्सा लिया। अन्नामलाई द्वारा द्रमुक शासन के 29 महीनों की नाकामियों को उजागर करने के लिए अपने तीसरे चरण की पदयात्रा को तिरुपुर जिले के कांगेयम में शुरू किया। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट पहले इस पर विचार करेगा कि क्या परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की मांग कर रही विवाहिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दी। कोर्ट में पेश की गई एम्स की नई रिपोर्ट में बताया गया कि कोख में पल रहा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, उसमें कोई विकृति नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहा है। ये जानकारी एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को दी। अदालत में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। इसरो के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां जारी हैं। मिशन की पहली TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को होगी। परीक्षण उड़ान के परिणामों के आधार पर आगे के परीक्षण किए जाएंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा, जिसमें क्रू एस्केप प्रणाली भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। 201 और 300 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। लक्षद्वीप में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। उन्होंने कोलकाता में श्रीभूमि दुर्गा पूजा पंडाल का दौरा किया। रोनाल्डिन्हो कोलकाता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब भी गए, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ फुटबॉल खेली। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर की मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है।